मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर यानी बीएड प्रथम वर्ष बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 6 जिसका नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी अर्थात लिंग विद्यालय और समाज यूनिट फर्स्ट इकाई 1 के अंतर्गत आज हम जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिनिज्म, नारीवाद की अवधारणा। आधुनिक संदर्भों में नारीवाद यानी कि फेमिनिज्म महिला आंदोलन से जुड़ा है। इसने सारे संसार में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए काफी प्रयास किए हैं। नारीवाद एक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आंदोलन है जो मुख्यतः 2 अवधारणाओं पर आधारित है। पहला अवधारणा है स्त्रियां अपने लिंग यानी कि सेक्स के कारण अलग परिस्थितियों में हैं व दूसरा स्थिति को दूर किया जाना चाहिए। एक सीमा तक सभी नारीवादी और सभी समाजों में पुरुषों की सर्वोच्चता तथा स्त्रियों की अधीनता को महत्व प्रदान करते हैं। हालांकि नारीवाद विभिन्न दृष्टिकोणों तथा विचारधाराओं से विभिन्न समयों से संबंधित रहा है। कभी इसका सुधारवादी रवैया रहा है तो कभी क्रांतिकारी रवैया रहा है। नारीवादी सिद्धांत विभिन्न राजनीतिक मूल्यों से प्रेरित रहे हैं तथा स्त्रियों के आंदोलन ने महिला मताधिकार, शिक्षा में समानता, नौकरी में समान अवसर और वेतन, गर्भपात के मुद्दे से लेकर स्वयं को ड्रेस कोड जैसे मुद्दों तक विस्तार दिया है। नारीवाद को हालांकि नया नहीं समझा जाता है, परंतु नारीवादी चिंतन फेमिनिस्ट व्यूज को प्राचीन सभ्यताओं जैसे यूनान तथा चीन ने भी चिन्हित किया जा सकता है। परंतु महिला आंदोलनों का संगठित रूप 19वीं शताब्दी से ही दिखाई पड़ता है। मैरी वोllstonecraft के कार्य स्त्रियों के अधिकारों का समर्थन को आधुनिक नारीवाद में पहला गद्य माना जाता है, जिसमें उसने महिला अधिकारों की जोरदार ढंग से हिमायत की तथा इस मर्दवादी सोच को चुनौती दी कि स्त्रियां नैसर्गिक रूप से पुरुषों से कमतर होती हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा कि स्त्रियां कमतर इसलिए रखती हैं क्योंकि उन्हें शिक्षा के समान अवसरों से मरहूम रखा जाता है। इस किताब से उन्होंने एक ऐसे समाज की पूर्व पीठिका तैयार की जहां ताकत के ऊपर तर्क को वरीयता दी जाए और जहां औरतों और मर्दों के लिए समान सामाजिक नियम बने। 19वीं शताब्दी के मध्य में सफरेज आंदोलन को नारीवादी के पहले झोंके के रूप में माना जाता है। इसमें स्त्रियों ने मताधिकार के मुद्दे पर जोर शोर से उठाया था और ये विश्वास किया गया था कि यदि स्त्रियों को वोट का अधिकार मिल जाता है तो अन्य प्रकार के भेदभाव जो कि जेंडर तथा सेक्स के आधार पर किए जाते हैं वो स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। इस काल को नारीवाद की पहली लहर फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म कहा गया है। इस आंदोलन के मूल में था स्त्रियों को भी पुरुषों के समान कानूनी और राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए। ऐसे देश जहां प्रजातंत्र था वहां स्त्रियों के आंदोलन ने काफी मजबूती पकड़ी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में हुए 1840 के दास प्रथा के उन्मूलन वाले आंदोलन से महिला आंदोलन के लिए रास्ता उत्पन्न हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका महिला अधिकार आंदोलन का जन्म सेनेका फॉल्स कॉन्वेंस
1848 से माना जाता है, जहां उन्होंने वुमेन्स राइट्स कॉन्वेंस का आयोजन किया। यहाँ एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन द्वारा बनाए गए डिक्लेरेशन ऑफ सेटलमेंट्स एंड ट्यूब्स रिजोल्यूशन को स्वीकृत किया गया। इस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में बदला गया। यहाँ पर सभी लोगों ने स्वयं को महिला अधिकार फीमेल सफ्रेज के मुद्दों के इर्द गिर्द ही अपने आंदोलन को केंद्रित रखा। साथ ही इस डिक्लेरेशन ने महिला और पुरुषों की समानता की बात भी कही और सृजन समान रूप से हुआ। सृजनकर्ता ने उन्हें समान अधिकार दिए और 1890 में नेशनल वीमेन्स सफ्रेज एसोसिएशन का गठन किया गया। यूनाइटेड किंगडम में महिला आंदोलन 1850 के दौरान उभरा और उसके पश्चात स्त्रियों के सफ्रेज का प्रस्ताव बनाया गया। 1903 में स्त्रियों का सामाजिक तथा राजनीतिक संघ बनाया गया, जिसके बाद एमलिन पैकहर्स्ट तथा उनकी पुत्री क्रिस्टा वेल की अगुवाई में यह आंदोलन तीव्रतर होता चला गया। नारीवादी की प्रथम लहर का अंत फीमेल सफ्रेज की स्वकार्यता के साथ हो गया, जो न्यूजीलैंड में 1893 में स्त्रियों को वोट डालने की अनुमति के साथ मिला था। 1920 में अमेरिका के संविधान में 19वें संशोधन के साथ स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार मिला। हालांकि पुरुषों के समान मताधिकार का अधिकार एक दशक उपरांत ही मिल पाया। नारीवाद की दूसरी लहर सेकेंड वेव का प्रारंभ बेट्टी फ्रीडन की 1963 में द फीमेनिन मिस्ट्री से माना जाता है। इस पुस्तक में उन्होंने द प्रॉब्लम दैट नो मैन को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने साधन संपन्न मध्यम वर्गीय श्वेत महिलाएं जो बाहरी तौर पर सुख चैन की जिंदगी जीती दिखें उनको चित्रित किया तथा उन्होंने बताया कि स्त्रियां अपनी स्त्रोचित भूमिका की रूढ़िवादी परिकल्पना से निराश तथा कुंठित हैं। दूसरी लहर में नारीवादियों ने महसूस किया कि राजनीतिक तथा वैधानिक अधिकार भी वास्तविक महिला के प्रश्न को नहीं सुलझा पा रहे हैं। अतः नारीवादी के विचारों तथा बहसों में एक रेडिकल तथा कह सकते हैं कि विद्रोह विचार पनपने लगा। कैट मिलेट की सेक्सुअल पॉलिटिक्स तथा जर्मन गियर की द फीमेल न्यूनेच ने व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक तथा लैंगिक मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया। दूसरी लहर में महिला स्वतंत्रता ने सामाजिक परिवर्तन के रेडिकल तथा विद्रोह के लिए उन्हें चुना। 1960 के बाद के तथा 1970 के शुरू के दशकों के रेडिकल नारीवाद के दौरान में यह आंदोलन एवं निश्चित विचारधारा जिसके विशिष्ट उद्देश्य विचार तथा मूल्य थे उभरा तथा जिसने सामाजिक परंपराएं, पारिवारिक परंपराएं, राजनीति विचारों को चुनौती प्रदान की। नारीवादी एक एकेडमिक विषयों को जेंडर तथा जेंडर परिप्रेक्ष्य को स्थापित करने तथा जेंडर मुद्दों के प्रति जानकारी और चेतना बढ़ाने में सफल योगदान रहा है। साथ ही नारीवादी सेक्स तथा जेंडर के बीच के विभेद को काफ़ी मुख्य रूप से रेखांकित किया गया है। सिमोन द बोआवर कहती हैं कि हमेशा याद रखना चाहिए कि महिला पैदा नहीं होती, उन्हें बनाया जाता है। वह कहती हैं महिला को तथा उसकी भूमिका को परिभाषित करने में जेंडर का बड़ा स्थान है। जेंडर है क्या? जेंडर ये स्त्री तथा पुरुष के मध्य व्याप्त शारीरिक जैविक लैंगिक अंतरों से कहीं अधिक व्यापक है। जेंडर का संबंध समाज, संस्कृति और विचारधाराओं की उन प्रवृत्तियों से है जो लैंगिक अंतर के कारण जन्म देती हैं। जन्म के आगे के विकास तथा व्यक्ति एक जेंडरीकृत
व्यक्तित्व में ढलता है, जो उसकी अभिवृत्तियों तथा व्यवहार को परिभाषित करता है। नारीवादियों का तर्क है कि लिंग स्त्री पुरुष के जैविक विकास के अंतर को बताता है। ये आंतरिक अंतर प्राकृतिक है तथा परिणामवादी परिवर्तनीय नहीं है। जेंडर एक सांस्कृतिक शब्दावली है तथा ये समाज द्वारा स्त्री तथा पुरुष को सौंपी गई भूमिका को इंगित करता है। अगला पॉइंट आता है फेमिनिस्ट थ्योरीज, नारीवादी सिद्धांत। समाज में पुरुष तथा स्त्रियों की सापेक्ष स्थिति और परिवार, कानून और जेंडर के संबंध में अन्य संस्थाएं सामान्यतः तटस्थ रहती हैं या चुप्पी धारण किए रहती हैं। नारीवादी चिंतन के द्वारा इन सभी पर प्रश्न उठता है। इसके अंतर्गत जेंडर परिप्रेक्ष्य में सत्ता व अधिकार, प्रभुत्व तथा अधीनता वाले मुद्दों की तरफ ध्यान आकृष्ट करने की चेष्टा की जाती है। सत्ताहीनता के अनुभवों से परे भरे स्त्रियों के जीवन को नारीवादी सभी मनुष्यों को व्याप्त आज़ादी और समानता के नजरिए से देखने का प्रयास करते हैं। नारीवादी सिद्धांत स्त्रियों के जीवन में सत्ता संचालन की प्रवृत्ति को गहराई से देखते हैं तथा इस प्रकार के उनके दोयम दर्जे, उनकी नामालूम से उपस्थिति, भेदभाव तथा हिंसा की गहराई की जांच पड़ताल भी करते हैं। विभिन्न नारीवादी सिद्धांत प्रवृत्ति, अंतर्वस्तु तथा प्रभाव में कुछ भिन्नता रखते हैं। उनके सैद्धांतिक आधार और परिप्रेक्ष्य में काफ़ी अंतर पाया जाता है। साथ ही कुछ बातों में नारीवादियों के सामने सरोकार है कि वे स्त्रियों की स्थिति तथा उनकी जेंडर पहचान सभी इंगित करते हैं। वे सभी जानते हैं जितनी भी सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन में विषमताएं और वंचनाएं देखने में आती हैं, उनकी जड़ में जेंडर संबंध होते हैं। कोई भी क्षेत्र, चाहे वो परिवार हो, शिक्षा हो, काम हो, राजनीति हो, संस्कृति हो, फुर्सत का समय हो, ये सभी जेंडर, सत्ता, वर्ग, नस्ल, लैंगिकता के संबंधों के जरिए सामाजिक रूप से संरचनाबद्ध होते हैं। एक शब्द के तौर पर नारीवादी फेमिनिस्ट शब्द का प्रयोग 1890 के बाद आम हो चला है। इस शब्द का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए होने लगा है जो व्यक्ति के तौर पर स्त्रियों के साथ खड़े थे और स्त्रियों की अधिक से अधिक सार्वजनिक भूमिका के पक्षधर थे। इस प्रकार नारीवादी सिद्धांत स्त्रियों की वास्तविक और सामाजिक स्थिति को समझने की निरंतर कोशिश करते हैं और निम्नलिखित उद्देश्य प्रायः सभी सिद्धांतों में दृष्टिगोचर होते हैं। पितृसत्तात्मकता, दमन का समाप्त करना, पुरुषों के संबंध में इतर समझे जाने की पहचान से ही पितृसत्तात्मकता की देन है, जो अलग स्त्रियों की पहचान विकसित करता है। जैविक निर्धारणवाद से हुई जेंडरीकृत पहचान को समझना, सामाजिक क्षेत्र में स्त्रियों की समझ को समाहित करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।